अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज प्रोवाइडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज इट प्रोवाइड्स दैट द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर वाइड। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जो भी कोई लॉ हो, ठीक है, जो भी कोई लॉ हो, if it is not consistent with the fundamental rights, अगर एक लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट ना हो, इफ इट इज इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर ये फंडामेंटल राइट्स के अगर एक लॉ फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी करता हो, एक लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ कन्फर्मिटी में ना हो, such a law can be declared as void. Such a law is null and void. Such a law is unconstitutional. ठीक है, so article 13 क्या कहता है कि कोई भी law, any law or any act that is not consistent with the fundamental rights, that's in derogation with the fundamental rights, that law is void, that law is null. ठीक है, that law is invalid. So this is the definition of article 13. So article 13, it deals with the laws. It says that the laws which are not consistent with the fundamental rights, which are in derogation of the fundamental rights, they are null, they are void and they are invalid. ठीक है, और पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल 13 में हम लॉ किसे कहेंगे। आर्टिकल 13 इट प्रोवाइड्स द डेफिनेशन और टर्म लॉ भी आर्टिकल 13 डिफाइन करता है। अंडर आर्टिकल 13 लॉ में हमारे सारे परमानेंट लॉज आते हैं, परमानेंट लॉज। परमानेंट लॉज किनको कहेंगे? परमानेंट लॉज और ऑल द एक्ट्स विच हैव बीन मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर आपको मैंने पहले ही बताया, लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट भी आता है और हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स भी आते हैं। सो द लॉ, the term law under article 13 means the permanent laws. Even it means the temporary laws. Temporary laws. So temporary laws क्या होते हैं? Temporary laws are the ordinances. ठीक है, for example, we know that the president of India and the governors of the states, they have the power to issue ordinances. ठीक है, ऑर्डिनेंस जो होता है वो एक ऐसा लॉ होता है जिसकी टर्म ब्रीफ होती है, ठीक है, एंड इट इज टू बी वैलिडेटेड बाय द लेजिस्लेचर लेटर ऑन। ठीक है, इफ इट इज नॉट वैलिडेटेड बाय द लेजिस्लेचर, तो जो ऑर्डिनेंस होती है विच इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, सो एन ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पोररी लॉ, सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। Statutory instruments. Statutory instruments means those instruments which have been made under the laws of the parliament. For example, जब हम कहते हैं we have the delegated legislation. ठीक है, delegated legislation means executive legislation. देखिए, कोई कॉरपोरेशन होती है, ठीक है, कोई एजेंसी होती है, इट हैज सर्टेन बाई लॉज, ठीक है, एंड वी हैव द ऑफिशियल्स वर्किंग अंडर द एग्जीक्यूटिव एंड दे इशू ऑर्डर्स, दे मेक लॉज, दे मेक रूल्स, दे मेक रेगुलेशंस। ठीक है, एंड दे इशू द सर्क्यूलर्स, दे इशू द नोटिफिकेशंस, ऑल द सर्क्यूलर्स, नोटिफिकेशंस, रूल्स, regulations, bylaws, orders, they are issued under some acts of the parliament or the state legislature, and these are known as the statutory instruments in the nature of the delegated legislation. ठीक है, this is also known as the delegated legislation. Delegated legislation means क्योंकि पार्लियामेंट एक एक्ट बनाता है या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, फ्रॉम द lowest to the highest officials, they issue the orders, they make the regulations, rules, laws, notifications, circulars issue करते हैं, they all are included in the definition of law under article 13. ये आपको याद रखना है, and this is very important. ठीक है, so जिसको हम delegated legislation भी बोलते हैं, delegated legislation. ठीक है, और इसके अलावा नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज भी लॉ की डेफिनेशन में आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारा कस्टम होता है, ठीक है, एंड वी हैव सर्टेन यूसेजेस विच हैव द फोर्स ऑफ लॉ. सो हमारे नॉन स्टैट्यूटरी और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ वो भी आते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13. ठीक है, मीन्स हमारे कस्टम्स, वी हैव सर्टेन कस्टम्स इन आवर कंट्री विच हैव द फोर्स ऑफ अ लॉ एंड दीज आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 13 की लॉ की डेफिनेशन में ये सारे आते हैं. सो अंडर आर्टिकल 13 लॉ इज डिफाइंड as any permanent law, any temporary law, or any delegated legislation, or even any custom which has the force of law. ठीक है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो legislation which has been made by the legislature, not only that can be challenged, but also any custom can be challenged in the court of law. आपको समझ आ रहा है? अभी तक आपको ये समझ आया होगा that the laws made by the parliament or state legislature they only can be challenged if they violate the fundamental rights. No, but अब आपको समझ आ रहा है that under the article 13 law की definition इतनी broad है कि कोई भी permanent law, कोई भी temporary law, ठीक है, means कोई भी act, कोई भी ordinance, कोई भी order, कोई भी circular, कोई भी instruction, कोई भी notification, कोई भी bylaw, कोई भी rule, कोई भी regulation and कोई भी custom इसके अंदर में आता है. एंड इफ दीज वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन, द अग्रीव्ड पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड कैन चैलेंज दैट एक्शन ऑफ द वेरियस बॉडीज और स्टेट विच मेक दीज लॉज. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा. और आर्टिकल 13 जो है इट ब्यूटिफुली expressively provides for the doctrine of judicial review. This is very important. Judicial review. This is very important. तो मैंने क्या कहा कि Article 13 it provides that if any law means these laws made by the state की definition मैंने already बताई है, are inconsistent with the fundamental rights, such laws can be challenged in the court of law. Such laws can be challenged by an individual in the Supreme Court or even the High Court. So this Article 13 it provides for the doctrine of judicial review. What is judicial review? Judicial review means the power that has been conferred in the courts. हमारे जो courts हैं, the Supreme Court and the High Court, certain powers have been conferred on these courts, and the high courts and the supreme courts they have the power to declare a law as unconstitutional and invalid on the grounds of contravention to any fundamental rights. ये आपको याद रखना है. तो मैंने क्या बोला आर्टिकल 13 में? आर्टिकल 13 says that if the laws are inconsistent with the fundamental rights they are declared null and void. ठीक है, तो आर्टिकल 13 में हमने बताया कि लॉ क्या होता है. ठीक है, मैंने लॉ बताया लॉ में क्या क्या आता है. अगर ये लॉज हैं दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट दे विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड. Who will decide that the laws are inconsistent and who will declare these laws as inconsistent or void? It is the Supreme Court and the High Court. So the power of the courts, that is the Supreme Court and the High Court, the Supreme Court and the High Court, they have the power to declare any law that is inconsistent or in derogation with the fundamental rights. The courts have the power to declare those laws as void. The courts have the power to declare these laws as unconstitutional, and the courts have the power to declare these laws as invalid. So this power of courts is known as the power of judicial review. ठीक है, so the power of judicial review has been conferred on the Supreme Court and the High Court. Supreme Court has been conferred this power under Article 32 and the High Courts have been conferred this power under Article 226. ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, आप फिलहाल इतना ही याद रखेंगे that the courts have the power to declare the laws that are inconsistent with fundamental rights. They have the power to declare these laws as void, as invalid or unconstitutional. ठीक है, तो ये रही बात थी यहाँ पे लॉज की. मैं आपको ये भी बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, that a constitutional amendment act, because it is also passed by the parliament, it is not a law under article 13. ये आपको याद रखना है. So under article 13
laws are these laws. So if these laws are inconsistent with the fundamental rights, तो हम इन laws को challenge कर सकते हैं. लेकिन जो constitutional amendment act होता है it is not included as a law under Article 13. इसका मतलब ये है अगर आपका Constitutional Amendment Act, if it is inconsistent with the fundamental rights, it cannot be challenged in the court of law. ये आप याद रखेंगे. This is very important. ठीक है. So a Constitutional Amendment Act is not a law under Article 13. So ये इस स्कैनर में नहीं आता है, लॉज के स्कैनर में नहीं आता है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया. सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट in the famous case that is known as Keshav Ananda Bharti case in 1973. ये आप याद रखेंगे, ये बार बार रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट हो जाएगा in our polity portion. So Supreme Court in the famous case of Keshav Ananda Bharti in 1973, even Supreme Court ने कहा कि हम even Constitutional Amendment Act को भी चैलेंज कर सकते हैं. ठीक है. पहले मैंने बोला कि आर्टिकल 13 के अंडर Constitutional Amendment Act एक लॉ नहीं है, so it cannot be challenged if it is inconsistent with the fundamental rights. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, that is the Keshav Ananda Bharti case in 1973, the Supreme Court gave a remarkable judgment and Supreme Court ने क्या कहा, that even a Constitutional Amendment Act that can be challenged in the court of law, but when if it violates a fundamental rights, if it violates a fundamental right, ठीक है, अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, लेकिन सिर्फ उस फंडामेंटल राइट को, इफ इट वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and in those cases even a constitutional amendment act can be declared as void. आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो मैंने क्या बोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने कहा कि आर्टिकल 13 इट प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ नल और वाइड. ठीक है. पहले हम बताएंगे लॉ क्या होता है. लॉ मीन्स परमानेंट लॉज, द टेम्पोररी लॉज, द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस एंड अदर कस्टम्स. ठीक है. इफ दीज लॉज, if they are inconsistent with the fundamental rights, who will tell you they are inconsistent? Only the courts will tell you they are inconsistent. If they are inconsistent with the fundamental rights, they can be declared as void, they can be declared as null or invalid or unconstitutional. Who will declare them as unconstitutional? The courts. ठीक है. This power of courts to declare such laws as inconsistent or invalid or unconstitutional, this power is known as the power of judicial review. So हमारे पास power of judicial review हमारा किसके पास है? Supreme Court and High Courts के पास. Supreme Court has been conferred this power under Article 32 and the High Courts have been conferred this power under Article 26. इसके बाद मैंने बोला कि इन laws में हमारा Constitutional Amendment Act नहीं आता है. So अगर आपका ये Constitutional Amendment Act है, if it is violating your fundamental right, तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ. ठीक है. फिर मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13, सो इट कैन नॉट बी चैलेंज अंडर द इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक मैकेनिज्म दिया टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दैट इन द केशव आनंद भारती केस इन 1973 विच इज अ फेमस केस जिसमें हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मिला हमें. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दैट इवन इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर एक ऐसे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हम आगे करेंगे, a fundamental right which forms the part of the basic structure, if a constitutional amendment act violates that fundamental right, it can be challenged.
ठीक है. सो सच ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वायलेट्स अ बेसिक फंडामेंटल राइट विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक फंडामेंटल राइट को वायलेट किया विच डजंट फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते. लेकिन अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने एक फंडामेंटल राइट को वायलेट किया विच फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट कम्स अंडर द purview of the judicial review of the Supreme Court and High Court, and it comes under the purview of Article 13 of the Constitution of India. I hope आपको ये समझ आया होगा. So this is all about Article 13 of the Constitution of India. Article 12 में मैंने आपको definition of state बोली and Article 13 में मैंने आपको पढ़ाया कि लॉज क्या होते हैं एंड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स तो उनको जुडिशरी थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इनकंसिस्टेंट करार देती है. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आई विल स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स.